इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। हम यह देखेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्या है, फिर इससे आगे हम देखेंगे लाइट का जो रिफ्रैक्शन है इसके लॉज क्या क्या है, और इससे आगे बढ़ते हुए हम यह देखेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि लाइट के सारे फेनोमेना को समझने के लिए दो थ्योरी का हम यूज करते हैं। पहला तो लाइट का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसमें कि यह माना जाता है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और यह स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। और दूसरा लाइट का वेव थ्योरी, जिसमें हम यह मानते हैं कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। पर लाइट बिहेव कैसे करता है? क्या यह पार्टिकल है या फिर वेव है? अलग अलग सर्कमस्टांस में हमें लाइट का अलग अलग बिहेवियर दिखता है। कभी यह वेव बिहेवियर शो करता है, कभी यह कॉर्पस्क्यूलर बिहेवियर शो करता है। तो लाइट के रिफ्रैक्शन को या रिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारे चीजों को समझने के लिए हम लाइट के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी का मदद ले सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर आपको लाइट के रिफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करना हो या फिर उसके रूल्स को, उसके लॉज को प्रूव करना हो, तब हम यूज करते हैं लाइट का वेव थ्योरी। मोर प्रिसाइजली कहें तो हम यूज करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, अर्थात लाइट के रिफ्रैक्शन के जो भी लॉज है वो हाइजेंस प्रिंसिपल से ही प्रूव हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इसे समझने के लिए हमने कंसीडर किया एक मटेरियल का स्लैब, और उसी स्लैब को हम एक अलग पॉइंट से देखें तो वही स्लैब कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि 3 डायमेंशनली हमें समझना होगा, जिसके लिए हमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू चाहिए होंगे बेहतर समझने के लिए। तो इसीलिए हमने एक ही स्लैब को 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ड्रॉ किया। तो यहां पर देखिए ये स्लैब है और स्लैब के चारों तरफ एक स्पेस है। तो यहां पर लाइट के लिए 2 मीडियम है। लाइट इस स्पेस में भी प्रोपेगेट कर सकता है और लाइट इस स्लैब में भी प्रोपेगेट कर सकता है। तो लाइट के लिए 2 मीडियम है। तो इस सराउंडिंग्स को हम कह रहे हैं यह है लाइट का पहला मीडियम, मीडियम 1। और ये जो स्लैब है, इसका जो मटेरियल है, यह है लाइट का दूसरा मीडियम, मीडियम 2, ये स्लैब। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कुछ ऐसे मान ले कि लाइट फर्स्ट मीडियम में प्रोपेगेट कर रहा था और ये था उसका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन लाइट का। हमें पता है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से हम कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है। तो इसका जो पाथ है, इस पाथ को हम कह सकते हैं लाइट रे। तो ये लाइट रे जो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहा है, दूसरे मीडियम में जाते हुए ये अपने पाथ को चेंज कर लेता है, या फिर कहें ये डेविएटेड हो जाता है, कुछ ऐसा। अगर ये मीडियम ना होता, ये दूसरा मीडियम अगर ना होता, तो लाइट कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता। पर इस दूसरे मीडियम के एग्जिस्टेंस के कारण इसने अपने पाथ को डेविएट कर लिया, या अपने आप को डेविएट कर लिया, अपने पाथ को चेंज कर लिया। इसी को हम कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट डेविएटेड हो जाता है, जिस डेविएशन को हम कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। अब देखिए, डेविएशन हो सकता है अंदर की तरफ हो, जैसे कि इस केस में हमें दिख रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि लाइट का जो डेविएशन है, यह डेविएशन बाहर की तरफ हो, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसे डेविएट कर जाए। तो दोनों ही पॉसिबल है। कभी कभी हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट रे अंदर की तरफ डेविएट किया, और कभी हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट रे बाहर की तरफ डेविएट किया। अब ये अंदर और बाहर की तरफ डेविएट करना, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब ये अंदर और बाहर के लिए तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन चाहिए होगा। उस रेफरेंस लाइन को या रेफरेंस पॉइंट को हम कैसे कंसीडर करें? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो लाइट रे है जो कि पहले मीडियम में प्रोपेगेट करता है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्योंकि ये इंसिडेंट कर रहा है दोनों मीडिया के बाउंड्री पे, ये है दोनों मीडिया का बाउंड्री, और इस बाउंड्री पे ये लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, इसीलिए हम इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और
जिस पॉइंट में ये इंसिडेंट करता है इस बाउंड्री में, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस फिगर में, दूसरे फिगर में देखें तो वो ये पॉइंट है। और जो लाइट रे रिफ्रैक्टेड हुआ, जो कि ये लाइट रे है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जो कि ये लाइट रे है दूसरे फिगर में। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें इस सरफेस पे, दोनों मीडिया के बाउंड्री पे, इस पॉइंट से, तो हम उसे कहते हैं नॉर्मल। सो ये हो गया नॉर्मल, जो कि बाउंड्री पे, दोनों मीडिया के बाउंड्री पे नॉर्मल है। तो देखिए, अगर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ता है तो हम इसे कह सकते हैं अंदर की तरफ मुड़ना, और जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये नॉर्मल से दूर चला गया। सो दो केसेस पॉसिबल है। एक तो टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल कौन डेविएट करेगा? तो ये रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे अगर नॉर्मल की तरफ जाता है तो इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जो सेकंड मीडियम है, ये जो सेकंड मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर है। तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अगर लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है, अर्थात उसका अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है, तो वो मीडियम उस लाइट रे को नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इन रियलिटी कुछ ऐसा अट्रैक्शन होता नहीं है। इसका रियल कॉज जो है, ये हम हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ते हुए समझेंगे, पर आप याद रखने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि ये मीडियम उसे नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि वो डेंस है, वो ज्यादा ताकतवर है। और जब लाइट रे नॉर्मल से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम कहते हैं ये जो सेकंड मीडियम है, ये ऑप्टिकली रियरर मीडियम है। ऑप्टिकली रियरर मीडियम है। अब चलिए देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या है। तो हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका जो पहला लॉ होता है, ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में होता है। कुछ ऐसा, ये जो तीनों स्ट्रेट लाइंस है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, वो एक ही सरफेस में रहेंगे। तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कुछ ऐसा डेविएट कर सकता है, ये ऐसे भी डेविएट कर सकता है, ये ऐसे भी डेविएट कर सकता है, पर ये ऐसे डेविएट नहीं कर सकता है। ये इस सरफेस को नहीं छोड़ सकता है। तो ये जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। सेम प्लेन में रहेंगे। अब चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ क्या है। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाए, फॉर एग्जाम्पल I, और रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल R, तो इस I को, अर्थात इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है इस नॉर्मल के साथ, इस I को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ
इंसिडेंस, और इस R को अर्थात रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यह कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट तभी होगा जब ये दोनों मीडिया जो है वो फिक्स्ड हो, अर्थात किसी भी तरह से हम किसी भी मीडियम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ना तो हम मीडियम 1 को चेंज कर सकते हैं और ना ही मीडियम 2 को चेंज कर सकते हैं। ये जो पेयर है ये पेयर फिक्स्ड होना चाहिए। अगर हम किसी भी मीडियम को चेंज कर देंगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। और इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो चलिए इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ये जो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है। तो मान ले कि ये एक मीडियम है और उसी मीडियम को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, सेम मीडियम है दोनों, ये भी एक स्लैब है उसी मटेरियल का बना हुआ, और ये जो सराउंडिंग है ये एक मीडियम है। तो ये सराउंडिंग है मीडियम 1, और ये जो स्लैब है ये जिस मीडियम से बना हुआ है इसे हम कह रहे हैं ये है मीडियम 2। तो अगर लाइट रे एक मीडियम से अर्थात पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ प्रोपगेट करे और मुड़ जाए, तो हमने देखा था कि ये होगा नॉर्मल, और हमने ये पाया था कि साइन ऑफ आई अर्थात साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट होता है। तो हमने माना कि पहले केस में ये जो आई है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब उसी पेयर ऑफ मीडिया का बात अगर करें हम, मीडियम 1 से उसी मीडियम पे अगर लाइट प्रोपगेट करे, उसी दूसरे मीडियम पे लाइट प्रोपगेट करे, पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अगर बदल जाए, फॉर एग्जांपल अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बढ़ेगा, कुछ ऐसा होगा ये, और ये होगा नॉर्मल। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये थोड़ा बढ़ गया और हमने माना बढ़ के हुआ ये I1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये भी थोड़ा बढ़ गया और बढ़ के ये हुआ R1। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने दोनों मीडिया को सेम रखा, इसे चेंज नहीं किया, तो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर ये कांस्टेंट होगा। अर्थात इस केस में हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले केस का और दूसरे केस का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि है साइन ऑफ R1, ये दोनों सेम होंगे और ये होगा एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा इन दोनों मीडिया के ऑप्टिकल डेंसिटी पे, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसे एक और तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं, वो डिनोशन ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दोनों मीडिया पे डिपेंडेंट है। तो हम इसे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अर्थात ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अर्थात वो डिपेंड करेगा फर्स्ट मीडियम पे भी। अगर हम ये पहला मीडियम चेंज कर दे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था कि दोनों मीडियम को सेम रहना है
तभी जाके ये कांस्टेंट होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसे कांस्टेंट रहने के लिए शर्त यही था कि दोनों मीडिया फिक्स्ड हो, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना, ये जो कांस्टेंट है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सेकंड मीडियम का है, लेकिन ये फर्स्ट मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, अर्थात उसके प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। यह पाया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। तो इस तरह से भी हम किसी एक मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि सिर्फ उसी मीडियम पे डिपेंडेंट होगा, ये दूसरे मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वही होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए देखिए, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दूसरा मीडियम है, इस दूसरे मीडियम को ही हटा देना होगा, तब जाके हम ये पता कर सकते हैं कि एक मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो यहां पर देखिए, इस मीडियम 2 का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो हमें यहां से मीडियम 1 को हटा देना होगा। तो अगर हम इस मीडियम को ही हटा देते हैं, हमने इस मीडियम को हटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, वहां हमें मिलेगा यहां पर वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस। अर्थात जब ये पहला मीडियम वैक्यूम होगा तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं सिर्फ म्यू से। क्योंकि ये मीडियम 2 है तो हम इसे μ2 भी कह सकते हैं। सो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अर्थात ये मीडियम, जो भी मीडियम है ये, जिसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ मीडियम 2 का, यहां पहला मीडियम तो है ही नहीं तो पहला मीडियम लिखना ही नहीं है, ये बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, पिछले केस के साथ अगर कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन, पिछले केस में क्या था, ये पहला मीडियम में लाइट का स्पीड, तो यहां पर देखिए पहला मीडियम तो रहा ही नहीं, तो अब मीडियम कौन है, अब तो मीडियम वैक्यूम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यहां पर हमें इसे सेकेंड मीडियम नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यही सिर्फ एक मीडियम है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कहूं कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम यहां से मीडियम 2 हटा दें, क्योंकि पहला मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम है वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता कर रहे हैं। तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू, उसे डिनोट करें चले म्यू से, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो हमने इस वीडियो में ये देखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने ये देखा कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या होते हैं, हमने ये भी देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहा जाता है, हमने ये देखा कि कब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगा और कब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ये डिपेंड करेगा इसके ऑप्टिकल डेंसिटी पे। हमने ये भी देखा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।